दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी एक मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिकूज लेजीनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? है रिकू के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। LAZINE लेजीनेस एक नाउन है जिसका मतलब है आलस। रिकूज लेजीनेस मतलब कि रिकू का आलस। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिकू वॉज आ लेजी रैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर रिकू सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया, साथ में ये एडजेक्टिव है। लेजी मतलब आलसी। तो क्या अर्थ हुआ? रिकू वॉज आ लेजी रैबिट मतलब रिकू एक आलसी खरगोश था। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। ही नेवर डिड एनी वर्क। क्या अर्थ हुआ? ही नेवर डिड एनी वर्क। नेवर मतलब कभी नहीं, और ये पास्ट का वाक्य है। ही नेवर डिड एनी वर्क, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ही नेवर डिड एनी वर्क, उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। ही वॉक्ड एंड हॉप्ड स्लोली। वॉक मतलब चलना और हॉप मतलब फुदकना। ही वॉक्ड एंड हॉप्ड स्लोली, वह धीरे चलता था और धीरे फुदकता था। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर, और वो हमेशा हर जगह लेट होता था, हमेशा ही वो विलम्ब से देरी से होता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्लो एंड लेजी, क्योंकि वो धीमा मतलब कि वो धीमा और आलसी था। चलिए आगे देखिए। His parents used to warn him। दोस्तों इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को या फिर किसी कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तब used to का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए वाक्य हैं, वह आया करता था, हम खेला करते थे, मैं उसे पढ़ाया करता था। इस तरह के वाक्य जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो वहाँ यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और वार्न का मतलब चेतावनी देना। हिज पेरेंट्स यूज्ड टू वार्न हिम मतलब उसके माता पिता उसको चेतावनी दिया करते थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य देता हूँ, आप यूज्ड टू का प्रयोग करके उसे बनाएं और कॉमेंट में बताएं। वाक्य है, मैं उसे पढ़ाया करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाया करता था। तो आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हिज पेरेंट्स यूज्ड टू वार्न हिम, उसके माता पिता उसको चेतावनी दिया करते थे। सन बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। क्या करते थे? लीव का मतलब छोड़ना। क्या कहते थे? बेटा प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस मतलब बेटा इस ये जो लेजीनेस की जो बुरी आदत है इसको छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफ़र। दिस कैन मेक यू सफ़र, ये आपको मतलब कि इससे आपको हानि या कह सकते हैं इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। सफ़र का मतलब होता है कोई पीड़ा संकट उठाना। दिस कैन मेक यू सफ़र, इससे आपको पीड़ा हो सकती है। बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस, लेकिन जो रिकू था उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया टू देयर एडवाइस, उनकी सलाह की तरफ, उनकी या कह सकते हैं जो उनकी भी सलाह होती थी, जो भी उनका परामर्श था उसके तरफ उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पे अटेंशन, ध्यान देना। तो क्या अर्थ हुआ? बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस, लेकिन रिंकू ने उनकी एडवाइस पर, उनकी सलाह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया।
वन डे, एक दिन, रिकू वॉज लाइंग अंडर आ शेडी ट्री। दोस्तों लाई का मतलब होता है पड़ा होना, और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वन डे, एक दिन, रिकू वॉज लाइंग अंडर अ शेडी ट्री। शेडी ट्री का अर्थ होता है छायादार पेड़। शेडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब छायादार, मतलब एक दिन रिकू एक छायादार पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बाय, और जो कुछ रैबिट्स थे, खरगोश थे, वर प्लेइंग नियर बाय, वो नज़दीकी मतलब नज़दीक में वो खेल रहे थे। जस्ट देन, तभी, अनादर रैबिट नेम्ड टीकू केम रनिंग, तभी एक जो दूसरा जो रैबिट था नेम्ड टीकू, टीकू नामक जो दूसरा, अनादर रैबिट मतलब जो दूसरा रैबिट था, खरगोश था, नेम टीकू, टीकू नामक जो दूसरा खरगोश था, केम रनिंग वो दौड़ता हुआ आया, एंड सेड और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, रन अवे मतलब कि भागो, द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर, वुल्फ का मतलब भेड़िया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का चल रहा होना, पाया जाना। तो उसने क्या कहा, जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर मतलब क्या हुआ किस लाइन का, तो उसने क्या कहा कि दोस्तों भागो, द वुल्फ इज़ कमिंग हेयर, भेड़िया यहाँ आ रहा है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, दोस्तों यहाँ विल का यूज़ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ऑल ऑफ अस हम सबको, ही विल ईट ऑल ऑफ अस वह हम सबको खा जाएगा। हियरिंग दिस ये सुनकर, हियर मतलब सुनना और ये फोर्थ फॉर्म, हियरिंग दिस ये सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, जो ऑल द रैबिट्स मतलब कि सारे खरगोश, रन अवे भाग गए, और ये रन अवे की सेकंड फॉर्म रन अवे, मतलब ये सुनकर सारे खरगोश भाग गए। बट रिकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, लेकिन जो रिकू था डिड नॉट गेट अप वो नहीं उठा, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस अपने आलस के कारण, वो मतलब कि रिकू था वो अपने आलस के कारण नहीं उठा। ही थॉट उसे लगा, थिंक मतलब सोचना है लगना, और सेकंड ऑफ थॉट THOUGHT, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही थॉट उसे लगा या कह सकते हैं उसने सोचा, द वुल्फ इज़ फार अवे कि जो वुल्फ है भेड़िया है वो इज़ फार अवे वो दूर है। आई कैन स्लीप आ लिटिल मोर मैं थोड़ा सा और सो सकता हूँ। सून जल्दी ही, द वुल्फ केम देयर जो वुल्फ था भेड़िया था, केम देयर वो वहाँ पर आ गया। रिकू कुड नॉट रन अवे, दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का यूज़ किया गया है, तो कुड का यूज़ आप करना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसकी वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ कुड का यूज़ किया जाता है। और यदि आप नेगेटिव में वाक्य बनाएंगे तो कुड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, रिकू कुड नॉट रन अवे मतलब रिकू नहीं भाग सका। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, आप उसे भी ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य है वह कार नहीं खरीद सका। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कार नहीं खरीद सका। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुड का प्रयोग करना है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो क्या अर्थ हुआ, रिकू कुड नॉट रन अवे मतलब रिकू दौड़ नहीं सका, भाग नहीं सका। द वुल्फ पाउंस्ड एंड किल्ड हिम, पाउंस का मतलब टूट पड़ना, कूदना। द वुल्फ पाउंस्ड जो वुल्फ था भेड़िया था वो टूट पड़ा, कूद गया, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। 10 इस प्रकार से रिकू लॉस्ट हिज लाइफ जो रिकू था, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, लूज मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फ्रॉम लॉस्ट। इस तरह से जो रिकू था लॉस्ट हिज लाइफ उसने अपने जीवन को गंवा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस सिर्फ अपने आलस के कारण। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द मॉरल इज़ वेरी गुड बिकॉज एज वी हैव seen in this story that the guy the rabbit whose name was Riku, who was very lazy, and because of his laziness he lost his life. So I guess that when we talk about the moral of the story is that we should not be lazy, we should be hardworking, because if we become lazy and if we do not work hard, so what will happen, we will not be able to do anything on time. And when we do not do anything on time, we keep on wasting our time, so what will happen, we will have to suffer in our life. We will not be able to get success, we will never be able to succeed in the life. So it's better that we always work hard and we should give up laziness, because laziness
is not good for anyone. When you are lazy, you can't achieve your goal, you can't do anything in your life. So you should think, if you just want to get success, if you want to become successful, and if you want to learn something, then you have to just start working hard, because work hard is something which is very important for all of us. When you want to achieve something, or when you want to get something in your life, or you want to make your life, then your hard work can help you a lot, and laziness will never help you. So you should not be lazy, and if you are lazy, you should just give it up. You should give up laziness. Laziness is something which can ruin our life, which wastes a lot of time. So we should never be lazy, we should always be very hardworking, and we should be alert, we should be more productive, so that whenever we get any task, we just do that on time. So this is the moral of the story. The story moral I have already told you. And apart from this, if you really enjoyed this session, it's my request that kindly like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And if you have any type of feedback or any type of suggestion, if you want to share with me, you are more than welcome. You can leave your comment or your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.